हेलो फ्रेंड्स, आकाश दिस साइड। वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट के सभी डिस्टिंग्विश रिवाइज करेंगे। यहाँ पे हम ये वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। टोटल अराउंड अपने पास 12 डिस्टिंग्विश बन जाते हैं। ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 6 डिस्टिंग्विश और बचे हुए 6 हम लोग सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये जो रिवीजन होगा वो आपके लिए एक रैपिड रिवीजन होगा। आगे ये वीडियो को आप सेव करके रखना आपके पास। आगे जब भी आप डिस्टिंग्विश रिवाइज करने के लिए लोगे तो ये जब वीडियो लेक्चर आप जब प्ले करोगे तो आपका एकदम तूफान तरीके से रिवीजन हो जाएगा। सो अभी एक रैपिड वाला रिवीजन है। इसके ऊपर मैंने डिटेल हर एक डिस्टिंग्विश के ऊपर डिटेल वीडियो बनाया है। अभी यहाँ पे हम लोग फास्ट कि हम लोग को याद भी हो जाए इसके कोडवर्ड के साथ पॉइंट्स भी रिमेम्बर करने का याद करेंगे, हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ पे। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, चैन से सोना है तो जाग जाओ। चलिए पहला अपना डिस्टिंग्विश है माय डियर, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। इसको याद करने का कोड हमारा कुछ बन जाता है मिसेस एनपीओ, बराबर। एम फॉर मीनिंग, और मीनिंग में हम लोग ने याद किया है फिक्स कैपिटल रेफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिजिकल कैपिटल या फिर फिक्स असेट, बराबर। और यहाँ पे हमने बोला है वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द सम ऑफ करंट एसेट। देखो, फिक्स कैपिटल इज द टोटल ऑफ फिक्स असेट और वर्किंग कैपिटल इज द टोटल ऑफ करंट एसेट्स, बस इतना ही डिफरेंस। यू कैन राइट लाइक दिस आल्सो। फिक्स कैपिटल रेफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिक्स असेट बोलना, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना हमने, वहां पे भी ऐसा ही लिख सकते हो आप। वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिक्स असेट की जगह पे करंट असेट। दैट्स रिस्क। यहाँ पे फिक्स कैपिटल मतलब बिजनेस में 1 साल से ज्यादा रहता है, वो बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, ज्यादा पैसा लगता है, तो यहाँ पे रिस्क ज्यादा होगा और यहाँ पे रिस्क तुम्हारा कम होगा। तो रिस्क इन्वॉल्व में आप पढ़ोगे इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल इन्वॉल्व हाई रिस्क, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल इन्वॉल्व लेस रिस्क। वेरी सिंपल। चलो ए ये हो गया एम एंड आर, बरोबर ना। एम फॉर मीनिंग, आर फॉर रिस्क, एस फॉर आगे हमको सोर्सेस। अब ये जो फिक्स कैपिटल बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो आप पैसा कहाँ से लेके आओगे, सोर्सेस। तो इसके लिए आपको कुछ 2-3 वर्ड्स याद रखने हैं, जैसे कि यहाँ पे आप शेयर्स बेचते हो, डिबेंचर्स बेचते हो, बॉन्ड्स बेचते हो। शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड, वहां पे वर्किंग कैपिटल कहाँ से कलेक्ट होगा, तो इसमें याद करोगे आप क्या, शॉर्ट टर्म लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट, बराबर। कौन सा शॉर्ट टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट एंड ट्रेड क्रेडिट, ये शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट। अगर जब आपकी कंपनी को वर्किंग कैपिटल लगेगा तो आप यहाँ से वो पैसा लेके आओगे। जब आपकी कंपनी को फिक्स कैपिटल लगेगा तो आप शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स बेच के पैसा लाओगे। इतना खाली सिंपल आपको याद करना है। गॉट इट? सो नाउ हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स रिवाइज किए। पहला पॉइंट था अपना मीनिंग, दूसरा कौन सा था माय डियर, रिस्क इन्वॉल्व, तीसरा कौन सा था, सोर्सेस, बराबर। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम एकदम तूफान तरीके से भाग जाते हैं अपना आगे। देखो व्हाट इज नेक्स्ट माय डियर, नेचर, बराबर। ए इट स्टेज इन बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली। जहाँ पे यहाँ जो बच्चों को यहाँ पे सर्कुलेटिंग याद नहीं रहेगा वो लिख देगा टेम्पररी, चल जाएगा। फिक्स कैपिटल स्टेज इन बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंट। वर्किंग कैपिटल इज द सर्कुलेटिंग कैपिटल, ये आता जाता रहता है, बराबर। So here it is permanent, here it is circulating. You can also write temporary as well. बराबर. What is point is nature. बराबर. किती पॉइंट झाले माय डियर, 4. पहिला कौन सा था अपना मीनिंग, MRS, R फॉर रिस्क, S फॉर सोर्सेस, बराबर की नहीं। उसके बाद में NPO के लिए N पहला, तो नेचर, बराबर। उसके बाद में पर्पस, ये तुम इतना जो पैसा ले रहे हो, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स बेच के पैसा लेके आओगे, वहां पे लोन, पब्लिक डिपॉजिट, किसी से उधार लेके पैसा उसका करोगे क्या, वहां पे लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट अपना पर्पस। सो इट इज, ये सब नहीं करना है, ये भी नहीं। यू कैन आल्सो ओनली इट इज, इट इज की जगह पे यू कैन आल्सो राइट क्या, फिक्स कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन,
आपने अगर ऐसा लिखा रहेगा, फिक्स कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन, या फिर इट इज इन्वेस्टेड इन फिक्स असेट, जैसे कि आप जमीन खरीदते हो, बिल्डिंग खरीदते हो, इक्विपमेंट, आपकी कंपनी को लगने वाला सामान खरीदते हो, फिक्स फिक्स कैपिटल। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन, आप अपने कंपनी के लिए शॉर्ट टर्म असेट खरीदते हो, आप कैश अवेलेबल करा के लेते हो, बराबर कि नहीं, आप बिल्स रिसीवेबल में इन्वेस्टमेंट करते हो, या फिर छोटा मोटा इन्वेंट्री खरीदते हो। So this is all about how and where you invest your fixed capital and your working capital. आपका फिक्स कैपिटल आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, जमीन में, बिल्डिंग में, इक्विपमेंट। आप यहाँ पे आपका वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट करते हो शॉर्ट टर्म असेट्स में, कैश में, बिल्स रिसीवेबल में और इन्वेंट्री में। अगर ये 3 3 4 4 याद नहीं हो रहा है, एनी 2 याद करके रख देना बस, बराबर। दिस 2 पॉइंट्स आर इंटरकनेक्टेड, याद रखना। कौन सा 2 पॉइंट सर? देखो, यहाँ पे हमने पॉइंट डिस्कस किया था सोर्सेस, बराबर, और ये पर्पस। देखो, ये क्या बोलता है कि फिक्स कैपिटल कहाँ से आएगा। ये बोलता है आया तो तुम कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे। ये बोलता है आप पैसा लेके आना शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड से। और ये पॉइंट बोलता है ठीक है, आपने पैसा लेके आया तो उसको इन्वेस्ट करो लैंड एंड बिल्डिंग में और इक्विपमेंट। सेम वहां पे बन। किती पॉइंट झाले माय डियर? 5। पहला पॉइंट था अपना रिस्क, सॉरी मीनिंग, उसके बाद में रिस्क, उसके बाद में एस फॉर सोर्सेस, बराबर, एनपीओ का एन बोले तो नेचर, पी फॉर पर्पस, और लास्ट पॉइंट अपना बनता है ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर, जिसने रिवाइज कर लिया रहेगा। यहाँ पे इन्वेस्टर क्यों पैसा लगाएगा? ये फिक्स कैपिटल लॉन्ग टर्म ना, तो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न चाहिए उसको, फ्यूचर में प्रॉफिट चाहिए। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है नॉर्मली, वर्किंग कैपिटल शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। तो यहाँ पे इमीडिएट उसको क्या चाहिए? रिटर्न चाहिए। तो यहाँ पे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है मनी इन फिक्स असेट, यहाँ पे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है मनी इन वर्किंग कैपिटल, या फिर यहाँ पे आप फिक्स असेट की जगह पे फिक्स कैपिटल भी लिख दो, चलेगा, म्हणजे सेम टू सेम हो जाएगा ना इसके लिए। तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट मनी इन फिक्स असेट या फिर फिक्स कैपिटल, होपिंग टू मेक, होप मतलब वो अंदाज लगाता है क्या, कि मेरे को क्या हो जाएगा फ्यूचर में, प्रॉफिट हो जाएगा। वहां पे उधर तक सेम पढ़ा था। ये क्या लिखता है खाली? फॉर गेटिंग इमीडिएट रिटर्न। तो यहाँ पे एक वर्ड याद रखना था, फ्यूचर में प्रॉफिट, यहाँ पे उसको क्या चाहिए? इमीडिएट रिटर्न्स। दिस इज ऑल अबाउट डिस्टिंग्विश नंबर 1। और वो क्या था माय डियर? फिक्स कैपिटल आणि वर्किंग कैपिटल। याद करने के लिए कोडवर्ड क्या बन जाएगा तुम्हारा? मिसेस एनपीओ, बराबर। एक बार परत सांगतो काय कोडवर्ड आहे बघा। एम फॉर मीनिंग, आर फॉर रिस्क, एस फॉर सोर्स, बराबर, सोर्सेस, ठीक है। एनपीओ, एन फॉर नेचर, पी फॉर पर्पस और ओ फॉर ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स मूव अहेड with the next distinguish of chapter number 2। या बरं, चैप्टर नंबर 2 वरती फटाफट, बराबर। जो ऑनलाइन मेरे को बच्चा देख रहा होगा, ये नोट्स अगर आपको यूजफुल लग रहा है, इट इज अवेलेबल फॉर यू, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। डू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल, तो जरूर है, वहां पे फॉलो करना जरूरी है। चला 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 चला, फटाफट आता रिवाइज करणार आपण इक्विटी शेअर्स आणि प्रेफरन्स शेअर्स, ठीक है। शेअर आ जाओ बेटा, इक्विटी और प्रेफरेंस में आना वापस यहाँ पे वेरी फास्ट। इक्विटी मेरे साथ परमानेंट रहेगा, प्रेफरेंस परमानेंट नहीं है, बराबर, कम टाइम में चला जाता है, बराबर। चलो, इक्विटी को पहला प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, जिसके नाम में प्रेफरेंस है उसको प्रेफरेंस मिलेगा, उसको सबसे पहले हम लोग पैसा उसका देते हैं। इक्विटी मेरा अपना ही बंदा है ऐसा समझ के हम उसको लास्ट में पैसा देते हैं, बराबर। इक्विटी शेयर होल्डर मेरे साथ परमानेंट रहता है, जो बंदा परमानेंट रहता है मेरे साथ वो मेरा है, और जो टेम्पररी आया है वो मेरा नहीं, वो आज है तो कल नहीं होगा, बरोबर ना। तो असं असंच आहे सिच्युएशन माय डियर। बघा, इक्विटी शेयर्स का पहला हम लोग मीनिंग देख रहे, कोडवर्ड है सर मिस्टर, एफ बी वी एन आर, बराबर। चला, एम फॉर मीनिंग, इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स विच डज नॉट गेट प्रेफरेंस ओवर प्रेफरेंस शेयर्स इन केस ऑफ, वहां पे भी सेम लिखा है, यहाँ पे इक्विटी शेयर्स, वहां पे क्या? प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स विच गेट्स प्रेफरेंस, उसको पहले बुलाया जाएगा। गेट प्रेफरेंस मतलब पहले बुलाया जाएगा। यहाँ पे
डज नॉट गेट प्रेफरेंस, इसको पहले बुलाया नहीं। इन केस ऑफ, कौन से केस में देखो, जब मैं डिविडेंड दे रहा हूं और जब तुम्हारा कैपिटल रिटर्न कर रहा हूं, तो इसको मैं पहले बुलाऊंगा क्या? नहीं, इसको बुलाऊंगा जब मैं डिविडेंड दे रहा हूँ और तुम्हारा कैपिटल रिटर्न कर रहा हूँ। तो पहले किसका रिटर्न करने का? प्रेफरेंस जिसके नाम में है, ये पहला। उसके बाद में ये आगे मैं बात करता हूँ रेट ऑफ डिविडेंड की। चला, डिविडेंड कोणाला किती दिला जाईल बघा। डिविडेंड किसको? इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग रहता है, इसका डिविडेंड फिक्स रहता है। इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग है, कम ज्यादा होता रहेगा प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली, इसका फिक्स। चला पुढे, पाठ करायला पण एकदम सिंपल आहे। फेस वैल्यू, मैं शेयर बेचूंगा, इक्विटी वाला मेरा बंदा है, बराबर ना, तो उसको शेयर में बेचूंगा कौन से प्राइस पे? कम प्राइस। इसको मैं शेयर बेचूंगा तो थोड़ा हाई प्राइस पे बेचूंगा, ये मेरे साथ परमानेंट रहने वाला नहीं, बराबर की नहीं, सीधी बात। चला पुढे आगे बात करता हूँ, क्या माय डियर? बोनस शेयर, तो सिंपल, बोनस शेयर इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है। बोनस शेयर्स विल बी गिवन टू द इक्विटी शेयर होल्डर, bonus shares will not be given to the preference shareholder, बराबर ना सर? कोडवर्ड क्या है? मिस्टर फेसबुक, वी एन स्क्वेयर आर, एम फॉर मीनिंग, आर फॉर रेट ऑफ डिविडेंड, उसके अंदर एफ फॉर फेस वैल्यू, बी फॉर बोनस। अभी फेसबुक वी एन स्क्वेयर आर, हालांकि इतने सब पॉइंट डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी बता रहा हूँ, बराबर। ए वी फॉर वोटिंग राइट्स ना, वोटिंग राइट भी किसको दिया जाता है? इक्विटी को, प्रेफरेंस को नहीं। वोटिंग राइट्स विल बी गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर, वोटिंग राइट्स विल नॉट बी गिवन टू द, क्या डिफरेंस क्या है यहाँ पे? नॉट, बाकी सेम। काय आहे याच्यामध्ये पाठ करायला? काय नाही, थोडस एकदम पावरफुल तरीके से एक बार बैठ के रिवाइज करना होता है, क्योंकि तुम नहीं करो विश्वास। चला पुढे, पहले नेचर ऑफ कैपिटल, जैसे कि बताया था, ये मेरे साथ कब तक रहता है? परमानेंट, ये टेम्पररी। याद करने के लिए सिंपल है, इक्विटी शेयर कैपिटल इज द परमानेंट कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज द काय, बराबर। ये नेचर ऑफ इन्वेस्टर, तेरे को पता है तेरा पैसा लास्ट में मिलेगा, तेरे को पता है डिविडेंड तेरा फ्लक्चुएटिंग कम ज्यादा हो जाए, फिर भी तू पैसा लगा रहा है, मतलब तू क्या ले रहा है? रिस्क। और ये क्या है? सेफ है बंदा, भले ही टेम्पररी है, डिविडेंड फिक्स मिलेगा, पैसा भी मेरा पहला मिलेगा, तो ये सेफ्टी चाहता है अपना। तो देखो, इन्वेस्टर हु रेडी टू टेक रिस्क, वहां पे भी सेम, इन्वेस्टर हु वांट्स सेफ्टी अपने इन्वेस्टमेंट का, मेरा अमाउंट सेफ रहना चाहिए, बराबर। वो कहाँ पे इन्वेस्ट करे? जिसको रिस्क लेना है वो इक्विटी में जावे, जिसको सेफ्टी चाहिए वो प्रेफरेंस में जावे। राइट इश्यू, ये भी एक अधिकार है, जब शेयर कंपनी नया बेच रहा है तो पहले बुलाएंगे हम लोग इसको, इक्विटी को, कि भाई तू ले रहा है तो बता, नहीं तो मैं दुनिया को दे दूं। So right issue will be offered to the equity shareholder. Right issue will not be offered to the preference shareholder. Guys, this is all about the equity shares आणि preference shares. Sir, please be here. Once again, I will tell you. काय my dear? बघा, काय कोडवर्ड आहे? मीनिंग मिस्टर फेसबुक वी एन स्क्वेयर आर, बराबर। पहला हमने देखा मीनिंग, इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर विच डज नॉट गेट प्रेफरेंस, उसको पहले बुलाएंगे नहीं, बराबर, और प्रेफरेंस शेयर से पहले नहीं। कौन से केस में? पेमेंट ऑफ डिविडेंड, रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, बाजू में सेम ही, बराबर। आर फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है, वो भी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ही हमारा। इसको जो रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा ये फ्लक्चुएटिंग और वो फिक्स रहेगा। फेस वैल्यू इसका लो, उसका हाई रहेगा। बोनस इसको देंगे, वोटिंग राइट्स का भी, राइट इश्यू का भी, गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर, नॉट गिवन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एवढंच लिहिलंय, बरोबर ना? ये तीनों में भी, मतलब बोनस भी, वोटिंग भी, और ये चलो ये N2, नेचर ऑफ कैपिटल, नेचर ऑफ इन्वेस्टर। नेचर ऑफ कैपिटल इक्विटी का कैसा है? ये तुम्हारे साथ कैसा रहेगा माय डियर? परमानेंट, बराबर, वो टेम्पररी। नेचर ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर जिसको रिस्क लेना है वो इक्विटी में, जिसको सेफ्टी चाहिए वो प्रेफरेंस में, दैट्स, बराबर। दिस इज ऑल अबाउट डिस्टिंग्विश नंबर 2, दॅट इज इक्विटी आणि प्रेफरन्स, समजलं? बराबर, चला दनादन पुढे जाऊ, अँड दिस इज शेअर्स आणि
डिवेंचर। ऐसे याद रखेंगे, एमएनएस वर्सेस आरबी, बराबर, ये अपना कोड वर्ड बन जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए रिवाइज कर देते है ना तुमच्याकडे सगळं, बराबर, एकदम असं सतर्क राहून फटाफट एकदम पाठ झालं पाहिजे अशा हिशोबाने करायचं। चला, एक कोड वर्ड एमएनएस वर्सेस आरबी, काय एमएनएस वर्सेस आरबी, फिक्स कॅपिटल वर्किंग कॅपिटल साठी काय कोड लक्षात ठेवलेले आपण, मिसेस एनपीओ, इक्विटी प्रेफरन्स साठी मिस्टर फेसबुक व्ही एन स्क्वेअर आर, बराबर। चला, इथे एमएनएस वर्सेस आरबी, एमएनएस, एमएनएस, चला, पहिला काय मिनिंग, हे शेअरचा मिनिंग आणि डिबेंचर्स, या दोघांबद्दल जर थोडंसं सांगायचं झालं, इनके बारे में अगर हम बताए, शेयर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, बराबर, ये हमने मीनिंग में पढ़ा था, टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, कंपनी के टोटल कैपिटल का छोटा सा हिस्सा मतलब शेयर। ये डिबेंचर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा सर्टिफिकेट है, बराबर, जिसके अंडर ठप्पा लगाया जाता है, मतलब कंपनी का स्टैंप होता है, और ये एविडेंस है, एविडेंस मतलब प्रूफ है कि कंपनी ने ये जो काम किया है वो बोरोड कैपिटल का काम है भाई। सर, व्हाट इज बोरोड कैपिटल? इट इज अ डेट कैपिटल। व्हाट इज डेट कैपिटल? लोन कैपिटल। व्हाट इज लोन कैपिटल? जो पैसा तुमने लिया है आज ना कल आपको रिटर्न करना ही पड़ेगा। शेयर होल्डर का वैसा नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर का अगर मैं प्रेफरली बात करूं, वो एंड तक साथ निभाएगा, बराबर, तुम्हारे दुख दर्द में तुम्हारे साथ होगा, कम प्रॉफिट हो गया ये बोलेगा, कम डिविडेंड दे या फिर ना दे, पर ये लोगों का ऐसा नहीं होता है। चला, पहिला आपण पॉइंट बघतोय काय, मीनिंग, तो शेयर का मीनिंग, शेयर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, और डिवेंचर इज अ इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर क्या होता है, सील, अंडर सील, क्योंकि एविडेंस मतलब प्रूफ दिलाता है काय का, इट इज बोरोड कैपिटल, बोरो किया है आज ना कल रिटर्न करना है। तो दिस इज अबाउट मीनिंग, ठीक है। चला, नेचर, ये शेयर होल्डर जैसे कि हमने बताया था कब तक रहता है, परमानेंट, ये टेम्पररी, याद करने के लिए सिंपल, शेयर इज द परमानेंट कैपिटल, डिवेंचर इज द टेम्पररी कैपिटल। कुछ स्टेटस, शेयर होल्डर मेरा मालिक है, ओनरशिप कैपिटल है, ये ऊपर भी देखा था हमने, कौन सा कैपिटल है माय डियर, बोरोड कैपिटल, समजलं। 3 पॉइंट झाले, पहिला पॉइंट काय माय डियर, एम एन आणि एस, एम फॉर मीनिंग, शेयर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ टोटल शेयर कैपिटल, डिवेंचर इंस्ट्रूमेंट है, अंडर सील है उसके ऊपर, पर एविडेंस करता है इट इज अ बोरोड कैपिटल। उसके बाद में एन फॉर नेचर, नेचर में हमने बोला ये परमानेंट है और वो टेम्पररी है। उसके बाद में स्टेटस, स्टेटस में बोला ये ओनरशिप कैपिटल है, वो बोरोड कैपिटल। काय आहे प्रॉब्लेम याच्यामध्ये, काहीच नाही, बरोबर। चला, एमएनएस हो गया, उसके बाद में वर्सेस वीआरएस, बराबर ना। चला, वोटिंग राइट्स सेम पहले जो पढ़ा था वैसा ही है, वोटिंग राइट्स विल बी गिवन टू द शेयर होल्डर, वोटिंग राइट्स विल नॉट बी प्रोवाइडेड टू द डिवेंचर होल्डर। याद करने के लिए आगे बाजू में देखो, आजू बाजू सेम ही है, शेयर होल्डर्स हैविंग वोटिंग राइट्स, डिवेंचर होल्डर नॉट, बराबर, नॉट हैविंग अ वोटिंग राइट, बराबर। ए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको जो मिलता है वो क्या कहलाता है, डिविडेंड, डिवेंचर होल्डर को मिलता है वो क्या कहलाता है, इंटरेस्ट। ये याद करने के लिए भी सिंपल, देखो, शेयर होल्डर गेट्स डिविडेंड, उधर डिवेंचर होल्डर गेट्स इंटरेस्ट, आगे पीछे सेम ही है ना, बराबर। आगे सिक्योरिटी, जो मेरा ही बंदा है वो मेरे से कोई सिक्योरिटी मांगता नहीं, जो बाहर वाला है वो मेरे से सिक्योरिटी मांगता। तो देखो, शेयर कैपिटल इज अनसिक्योर्ड कैपिटल, डिवेंचर कैपिटल इज सिक्योर्ड कैपिटल। याद करने के लिए भी सेम, खाली एक वर्ड के साथ तुमको अच्छे से टिके रहना है, बराबर। इट इज अनसिक्योर्ड, इट इज सिक्योर, बरोबर ना। बोला किती पॉइंट झाले, 6 ना, मला असं वाटतं, हे बघा, एम एन एस व्ही आर एस, एम फॉर मीनिंग, एन फॉर नेचर, एस फॉर स्टेटस, उसके बाद में वोटिंग राइट्स, आर फॉर रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट, एस फॉर सिक्युरिटी, शेअर इज अनसिक्युअर्ड आणि ते आहे सिक्युअर, बराबर। 6 पण पॉइंट इनफ होतात, पण तरी पण आपण थांबायचं नाही, जे पण आहे तेवढं क्लिअर करून टाकू। बोला, राइट इश्यू किसको दिया जाएगा, शेयर होल्डर को, बराबर, इससे पहले भी हमने पढ़ा, राइट इश्यू विल बी प्रोवाइडेड टू द शेयर होल्डर, right issue will offer to the
इक्विटी शेयर होल्डर वहां पे राइट इश्यू विल नॉट बी ऑफर टू द डिबेंचर. व्हॉट इज द डिफरन्स? इट इज अँड नॉट. बराबर ना, नॉटचा खाली डिफरन्स आहे. विल बी ऑफर्ड, विल नॉट बी ऑफर्ड, बस. आगे लास्ट बोनस. बोनस भी किसको दिया जाता है माय डियर? शेयर होल्डर को. डिबेंचर को बोनस बोनस मिलता नहीं है. याद करने के लिए भी सिंपल है बघ. बोनस इश्यू विल ऑफर्ड, बोनस इश्यू विल नॉट बी ऑफर्ड. जो भी अच्छा लगता है ऐसा 5-6 पॉइंट उठाने का. बराबर. जो सामने मुझे बच्चा सुन रहा है, याद रखना, अगर तुमको 4 का 4 मार्क्स से 6 to 7 पॉइंट्स आपको लिखना पड़ेगा. बराबर. अराउंड 6 to 7 पॉइंट्स यू हैव टू राइट. सर ऐसे ऐसा डिस्टिंग जिसमें बुक में 6 ही पॉइंट दिए तो 6 के 6 लिखने हैं तेरे को. जैसे कि फिक्स कैपिटल और वर्किंग 6 ही पॉइंट से 6 पॉइंट तुझे लिखना पड़ेगा तभी वो पूरा 4 देगा. समझलं? चला. अभी 3 डिस्टिंग्विश हो गया अपना. चौथे पे जाते हैं. और बिलीव मी आएगा भाई, एग्जाम में आएगा. चला. तू नज्म नज्म सा मेरे आकाशी चंद्र चांदण्या सोडून मी का आनल्या मनाचा पारणा करू बांधून घे जरा सुद्धा. हे आहे तुमच्याकडे डिस्टिंग्विश लेवल आहे ना तुम्हारे पास? ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल. बराबर. चलो, इट इज अनदर पॉसिबल कि एग्जाम में आ जावे विदाउट वेस्टिंग टाइम. लेट्स डू इट ऑल्सो. बराबर. चला, ही आपली कितवी असेल रे? चौथी डिस्टिंग्विश असते. बरोबर. अजून 2 एंड फिर और एक पार्ट उसमें बचा हुआ फिर फाइंड अप. जास्त लोड घ्यायचा नाही. बराबर. चला. ए ये भी सेम हा. ओन कैपिटल मतलब शेयर्स की बात कर रहा है. बोरोड कैपिटल मतलब वो डिबेंचर्स. बराबर ना, उनकी बात. तो वापस घुमा फिरा के वही डिस्टिंग्विश है अपना. कोड वर्ड देखो क्या लिखे हमने. एमआरएस, वीओ और सीआर. मिसेस वो सीआर, मिसेस वो सीआर. ठीक आहे. चला, पहिला मिसेस देख लेते आपण. बराबर. हे कुठे चालला मिसेस बघायला? पहिलं काय लिहिलं बघ, ओन कॅपिटल. त्याचं पहिलं काय मिनिंग. ओन कैपिटल इज द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय शेयर होल्डर. ये बताया था ना, शेयर होल्डर ने पैसा दिया है वो. और वहां पे डिबेंचर होल्डर और बॉन्ड होल्डर साथ में इनको बोला जाता है क्रेडिटर्स. क्या बोलता त्याला? क्रेडिटर. ये ओन कैपिटल वो पैसा है जो किसने दिया? शेयर होल्डर ने. बोरोड कैपिटल वो पैसा है जो किसने दिया? क्रेडिटर. दैट्स क्लियर. सो देखो, याद करने के लिए भी सिंपल ही. ओन कैपिटल इज द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय, बोरोड कैपिटल इज द कैपिटल कॉन्ट्रीब्युटेड बाय. बोला काय प्रॉब्लेम? कोणता शब्द पाठ करायचा? समजलं? चला, पहिला पॉइंट. पुढे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बघा यांना काय भेटतंय. इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मिलता है? डिविडेंड. और उसको इंटरेस्ट. इसके पहले भी देखा हमने. सोर्सेस ये कहाँ कहाँ से आता है? शेयर होल्डर मतलब कौन सा शेयर होल्डर होता है माय डियर? इक्विटी और प्रेफरेंस. और यहाँ पे क्रेडिटर्स में हमने जैसे बोला डिवेंचर्स, बॉन्ड्स और डिपॉजिट. वेरी इंपॉर्टेंट ना माय डियर. कहाँ से आएगा ये ओन कैपिटल? शेयर होल्डर से. शेयर होल्डर म्हणजे कोण? दो है, इक्विटी और प्रेफरेंस. ये यहाँ पे सोर्सेस में. कहाँ से आएगा बोरोड कैपिटल? डिवेंचर होल्डर, बॉन्ड होल्डर, डिपॉझिट होल्डर. बराबर की नाही? ते सगळ्यांना सोबत काय म्हणलं जातं? क्रेडिटर्स. बरोबर. चला, काय आलं? सोर्सेस. पहिला पॉइंट आहे तुम्हाला मीनिंग. नंतर आर फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. नंतर एस फॉर सोर ए एस का स्क्वायर था ना, देखो आगे दिया. ए स्टेटस. इसका स्टेटस क्या है? ये मेरा शेयर होल्डर कौन होता है? हमारा अपना मालिक होता है. और ये लोग कौन होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं. ये पहले भी लिखा है. ये एंड तक रहेंगे अपने साथ. और ये लोग टेम्पररी है. तो माय डियर, अभी तक का हमने जो पॉइंट तुम्हारे साथ डिस्कस किया, बोलो. पहला था एम, नंतर आर, नंतर एस का स्क्वायर. एम बोले तो मीनिंग. बराबर. मीनिंग में आपने लिखा बोरोड कैपिटल इज द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय
शेयर होल्डर, सॉरी ओन कैपिटल, और यहाँ पे बोरोड कैपिटल इज द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय क्रेडिटर। ओन कैपिटल शेयर होल्डर्स ने, बोरोड कैपिटल क्रेडिटर्स, बराबर ना। उसके बाद में आपने बोला रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको मिलेगा डिविडेंड, उनको मिलेगा इंटरेस्ट। तो पहला इधर सोर्सेस, बराबर ना। सोर्सेस में ये पैसा कहाँ से आता है? इक्विटी प्रेफरन्स, वहां पे डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और पब्लिक डिपॉझिट, बरोबर। त्यानंतर स्टेटस, स्टेटस ओनर वो क्रेडिटर, ॲज सिंपल ॲज। चला पुढे फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम। नंतर काय? वोटिंग राइट्स, ये सब एकदम सिंपल। बघा काय? वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय वोटिंग राइट्स, हे माहिती है ना तुम्हाला? वोटिंग राइट इनको दिया जाता है, इनको नहीं दिया, डू नॉट, नॉट का फर्क है। तो इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय, उधर क्रेडिटर्स डू नॉट एंजॉय। शेयर होल्डर एंजॉय करेगा, वो एंजॉय नहीं। आगे, चार्ज ऑन असेट, बराबर। असेट के ऊपर कोई सिक्योरिटी क्रिएट करना होता है क्या? असेट को गिरवी रखना होता है क्या अपने मालिक के लिए? नहीं, ये मेरा ही बंदा है, मेरे साथ परमानेंट रहेगा, ये बोलेगा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर। पर ये लोग जो टेम्पररी रहने वाले हैं वो सिक्योरिटी मांगते हैं, मतलब असेट को अपने गिरवी रखते हैं बस। तो देखो, शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव एनी चार्ज, बोले तो सिक्योरिटी गिरवी रखना कोई भी असेट। सिक्योर डिवेंचर होल्डर्स हैव अ चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी। डिवेंचर होल्डर हो, बॉन्ड होल्डर हो, नॉर्मली क्या करते हैं? कंपनी का असेट गिरवी रखते हैं। कल को जाके कंपनी ने पैसा नहीं दिया तो असेट उठा के लेके जाएंगे, तो इनको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। आगे, रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। रिपेमेंट ऑफ कैपिटल में पहले किसको रिपे करना पड़ेगा? शेयर होल्डर की या डिवेंचर होल्डर को? बाहर वाले ना, इनका पैसा पहला दे देने का, फिर अपने लोगों का। तो देखो, शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव प्रायोरिटी ऑन रिपेमेंट, क्रेडिटर्स गेट्स प्रायोरिटी ऑन रिपेमेंट, उनको पहले प्रायोरिटी, मतलब पहले, इनको नहीं, नॉट प्रायोरिटी, पहले नहीं। दिस इज ऑल अबाउट ओन कैपिटल आणि बोरआउट कैपिटल। सुनेला पिल्लू बाबाजी का टिल्लू, हे बघ किती आहेत बाबा पॉइंट आहे आपले टोटल? 3 4 5 6 7, बरोबर ना? बोलो, क्या कोड था अपना? मिसेस, वी फॉर वोटिंग राइट्स है, उसके बाद में वो क्या था? सीआर ना, बोला। एम फॉर मीनिंग, बराबर। आर फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, देन एस फॉर, और दूसरा एस फॉर सोर्सेस, दूसरा एस स्टेटस, बराबर। वी फॉर वोटिंग राइट्स, सी फॉर चार्ज ऑन असेट, और लास्ट था आर फॉर रीपेमेंट। कडक, किती कडक बाळा? 4 कडक, त्याच्या मागवतोय, चल पुढे। हे 4 झाले, आता 5वी आणि 6वी एकदम दणदणादण, ठीक आहे। व्हेनेवर यू विल रिवाइजिंग दिस फिनिश, टेक अ वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू, अगर जिसको कुछ प्रॉब्लम है आमने सामने दणदणादण याद कर लेने का, आणि 1-2 वेळा बघितलं तर होऊन जातं, मी तुला सांगतो गॅरंटी। ठीक है, चलो चैप्टर नंबर 3 पे आना बेटा, चैप्टर नंबर 2 का हो गया। अभी 3 में टोटल शायद 4 डिस्टिंग्विश है ना, टोटल 12 ने 13 होऊन जाणार मग डिस्टिंग्विश आपल्या। ठीक है, कोई बात, कोई बात। तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। चलो, इनिशियल पब्लिक ऑफर आणि फर्दर पब्लिक ऑफर, बराबर। आयपीओ आणि एफपीओ, विदाउट वेस्टिंग टाइम, वेरी फास्ट, चला फटाफट। कभी किसी भी गली में जाऊं मैं तेरी खुशबू से, हर रात जो आता है मुझे ख्वाब तू। आज पढ़ और ये ख्वाब में आना चाहिए, चला फटाफट। आयपीओ एफपीओ, हे कोडवर्ड बघा बरं एकदा, कोडवर्ड एमटी लोरिस, काय? एमटी, काय आहे? नहीं सॉरी, एल ओ डब्ल्यू ना, ठीक है। चला, एम फॉर पहला तो हमेशा एम होने वाला है, मीनिंग ए आईपीओ, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी ला रहा है, वहां पे लिस्टेड होता है, याद है ना? जो कंपनी कोई भी जब पब्लिक के पास से उसको पैसा लेना है
बराबर। तो पहले उसको स्टॉक एक्सचेंज के पास अपना नाम क्या कराना होता है, लिस्ट कराना होता है। वो लिस्ट कराने के बाद ही आप लोगों को शेयर्स आपके बेच सकते हो। आप जब पहली दफा अपना नाम स्टॉक एक्सचेंज के पास लिस्ट कराने जाओगे, मतलब पब्लिक के पास से तुम पैसा लेने जाओगे, तो आप पहले अनलिस्टेड थे। अभी तुम जा रहे हो ना लिस्ट कराने, तो ये आईपीओ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी लाता है। एफपीओ फर्दर पब्लिक ऑफर है, उसके बाद का। पहले तुमने शेयर बेचे ना लोगों को, मतलब तभी तुम लिस्ट कराए होगे, तो ये अभी लिस्टेड आहे ऑलरेडी, तर का नाही? तर तुम्ही वाचलं असाल, हे आपण शिकलो आधी पण, चला बराबर. सो इनिशियल पब्लिक ऑफर मीन्स एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज, उधर भी सेम क्या लिखा है, फर्दर पब्लिक ऑफर मीन्स एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज। उनको एक चीज में ना सब काले पत्थर पे लिख के दे सकता हूँ, व्हाइट पेन से, इससे सिंपल किधर नहीं मिले। यू कैन कंपेयर दिस विथ योर टेक्स्ट बुक। हमने भाई एकदम छेड़खानी नहीं किया है, कोई भी पॉइंट तुमको हमने टेक्स्ट बुक से हटा दिया ऐसा तुमको मिलेगा नहीं। बट वो लोग ने बहुत ट्राई किया है कि तुमको चीजें कॉम्प्लिकेटेड बने, बहुत गंदे गंदे वर्ड्स वापरे, बट दे डोंट नो वी आर हियर। प्लीज ये चीजें एक बार, दूसरी बार और लास्ट प्लस तीसरी बार एक बार पढ़ेगा ना तू, थोड़ा थोड़ा गैप देके, याद होने वाला है। अपना प्रॉब्लम क्या है, पढ़ना ही नहीं। एंड में देख लेंगे, पेपर आएगा तो उससे पहले एक दो दिन असं करू नका. थोडा थोडा गॅप ठेवा. आज वाचताय, संध्याकाळी नाही, उद्या वाच, कल पढ़ना, उसके बाद 2 नहीं 3 दिन का गैप रख और एक बार पढ़. आणि ये 3 बार भी पढ़ के जिसका नहीं हो रहा है, तो ऐसा समझ के आपण माठेच आहे असं समजू नको. और एक बार पढ़ 2-3 दिन का गैप रख के. चला असो. दिस इज क्लियर. काय लिहिले, इनिशियल पब्लिक ऑफर मीन्स एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज, वहां पे भी सेम. फर्दर पब्लिक ऑफर मीन्स ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज. यहाँ पे क्या है माय डियर मेन, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, और वहां पे लिस्टेड पब्लिक कंपनी. आगे टाइप ऑफ इश्यूअर कंपनी, ये ऊपर भी हमने लिखा. इश्यूअर कंपनी कशी है बाबा, अनलिस्टेड, और यहाँ पे लिस्टेड. कुठे गेला, ये याद करने के लिए वापस बोल रहा हूँ सिंपल कैसे. इनिशियल पब्लिक ऑफर इज मेड बाय अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, वहां पे फर्दर पब्लिक ऑफर इज मेड बाय लिस्टेड पब्लिक कंपनी. काय प्रॉब्लेम, कुछ नहीं. म्हणजे मोर और लेस सेम ही है. आगे लिस्टिंग, ए ये ऑलरेडी लिस्टेड है कि अभी लिस्ट कराना पड़ेगा, कराना पड़ेगा. ये ऑलरेडी लिस्टेड होगा क्योंकि पहली बार ही जाके आए. देखो, कंपनी हैज टू गेट इटसेल्फ लिस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बिफोर मेकिंग आईपीओ. पहली बार आने से पहले तुमको क्या करना है, पहले लिस्ट कराना है. इधर देखो, ये ऑलरेडी लिस्टेड होगा, तो कंपनी मेकिंग एन एफपीओ इज ऑलरेडी अ लिस्टेड. इकडे काय आपला कोडवर्ड काय होता, इथेच बनवूया ना, एम, आणि हा काय, एम टी, बरोबर. फिर लो ना, एल ओ डब्ल्यू. एम फॉर मीनिंग, टी फॉर टाइप ऑफ इश्यूअर कंपनी, एल फॉर लिस्टिंग, बराबर, लिपस्टिक नहीं, लिस्टिंग. उसके बाद में ऑर्डर ऑफ इश्यू, ये पहले कौन सा रहेगा, आईपीओ, उसके बाद में ये, बराबर ना, सिंपल. बघा लिहिले, आईपीओ इज मेड बिफोर एफपीओ. एफपीओ इज द फर्स्ट टाइम सेल ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक. आईपीओ इज मेड बिफोर द एफपीओ, आणि एफपीओ इज मेड आफ्टर द आईपीओ, लिख सकता है. तो एफपीओ इज ऑलवेज डन आफ्टर आईपीओ, लिख क्या सकता है. आगे, एफपीओ इज द सब्सिक्वेंट सेल ऑफ शेयर्स टू पब्लिक. हे सब्सिक्वेंट म्हणजे काय, सब्सिक्वेंट बोले तो सेकंड म्हणजे सब्सिक्वेंट नाही. सेकंड तो सब्सिक्वेंट है, थर्ड भी सब्सिक्वेंट है, फोर्थ भी सब्सिक्वेंट है, फिफ्थ भी, सिक्स्थ भी, उसके आगे के सब. पहली दफा जो
शेयर्स मार्केट में जा रहा है, उसके बाद का कोई भी शेयर्स का इश्यू वो क्या कहलाएगा माय डियर? सब्जी। क्लियर? सब्सिक्वेंट सेकेंड, उसके बाद के सब। चलो आगे। व्हेन इशूड और उसके बाद में रिस्क। और भी है क्या? नहीं। ए व्हेन इशूड, जब मेरे को पहली बार पैसा चाहिए तो मैं ये लेके आऊंगा। दूसरी या उसके बाद कभी भी पैसा चाहिए तभी मैं वो लेके आऊंगा। तो देखो, issued when company wants to raise capital from the public for the first time। और यहाँ पे issued when company wants to raise further capital from the public। ए फर्दर म्हणजे पहले के बाद, कभी भी अगर उसको पैसा चाहिए तो वो एफपीओ लेके आएगा। नेक्स्ट, रिस्क कहाँ पे होगा? ये मैं मार्केट में एकदम नया है, लोग मेरे को पैसा देंगे, थोड़ा सोचेंगे, तो रिस्क यहाँ पे होगा। मैं एक बार मार्केट में गया था, 2 बार गया था, 3 बार गया था, उसके बाद में लोगों को एक समझा आदत हो जाएगा, पता चल जाएगा, क्योंकि पहले हम गए थे। तो देखो, आईपीओ क्या होता है माय डियर? इनिशियली रिस्की, बराबर, और ये उससे थोड़ा लेस रिस्क। जब मैं पहली बार गया था तो लोगों को पता ही नहीं था मैं कैसा है। तो आईपीओ इज वेरी रिस्की फॉर द इन्वेस्टर, एफपीओ इज लेस रिस्की फॉर द इन्वेस्टर। बताओ क्या कोड था अपना? एमटी, उसके बाद में लो, उसके बाद में रिस्क। बोलो। एम फॉर मीनिंग, एल फॉर सॉरी, टी फॉर टाइप ऑफ इश्यूअर कंपनी, एल फॉर लिस्टिंग, ओ फॉर ऑर्डर, उसके बाद में डब्ल्यू फॉर व्हेन इशूड और आर फॉर रिस्क। बराबर। दिस इज ट्रांसफर ऑफ शेयर आणि ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। सर, ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? सीधा शेयर बेचना, सेल करना। ट्रांसमिशन मतलब इन्वेस्टर नहीं है, कहाँ पे गया? ऊपर। 3 केस है वैसे। पहला केस ऐसा है कि अगर वो मर गया तो प्रॉपर्टी किसको जाएगा? एलआर को, सक्सेसर को, नॉमिनी को, म्हणजे लीगल रिप्रेझेंटेटिव्ह, नॉमिनी, अरे बायका पोरांना जाणार प्रॉपर्टी, बराबर। वो क्या कहलाता है? ट्रांसमिशन। और ट्रांसफर बोले तो मैं खुद से शेयर बेच रहा हूँ, किसी को गिफ्ट कर रहा हूँ, तो मैं जिंदा हूँ इधर। ट्रांसमिशन में इन्वेस्टर जिंदा नहीं है, गया है। तो देखो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है तुम्हारे लिए, बड़े बड़े मीनिंग और इसका पॉइंट्स दिए उसमें उन्होंने, बट ज्यादा पॉइंट्स है अपने को 6 to 7 चाहिए। देखो, ट्रांसफर ऑफ शेयर मीन्स वॉलेंटरी, वॉलेंटरी अपने मर्जी से क्या कर दिया? गिविंग अवे, दे दिया वन का शेयर टू अनदर। खुद से मैंने मेरा शेयर बेचा एक से दूसरे। आगे, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ शेयर टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। कैसे? खुद से। ये कानून में ही लिखा है, कानून में ही लिखा है कि माई बाप अगर जा रहा है, अब जो भी जिसका प्रॉपर्टी वो जा रहा है, तो प्रॉपर्टी बाद में किसका बनता है? बीबी बच्चों का। तो ड्यू टू, ये वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या? ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब ये कानून में ऐसा लिखा है, ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो बोलो, ट्रांसफर ऑफ शेयर मतलब वॉलेंटरी, बोले तो खुद से क्या कर दिया? दे दिया एक का शेयर, किसको? अनदर को। ट्रान्समिशन ऑफ शेअर मीन्स काय असतंय? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ शेयर, मालिकी, मालकी हक्क देऊन टाकणार। ओनरशिप ही दिया जाता है किसको? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। मैंने दिया क्या खुद से? मैं तो चला गया हूं, अभी मेरा मर्जी ऊपर, इधर क्या? तो इधर मर्जी किसका चलता है फिर? ऑपरेशन ऑफ लॉ, बोले तो प्रोसेस ऑफ लॉ, कानून में ही ऐसा लिखा। फर्स्ट पॉइंट, दैट इज मीनिंग। पुढे काय लिहिले माय डियर? वेन डन, ये चीज कब होता है? ये अभी अभी जैसे बताया, ट्रांसफर ऑफ शेयर इज डन व्हेन द मेंबर वांट्स टू सेल इट शेयर। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स डन होगा तब जब मैं खुद से बेचना चाह रहा हूँ मेरा शेयर। मैं खुद से बेचना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा होगा क्या? नहीं। देखो, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर इज डन व्हेन द मेंबर डाइज, मेंबर मर जाएगा, और एक दो केस है, इंसॉल्वेंट हो जाएगा, भिखारी हो जाएगा, और एक केस है, इनसेन हो जाएगा, पागल हो जाएगा।
पागल इंसान खुद से डिसीजन नहीं ले पाता ना, तो इसके लिए उसका प्रॉपर्टी भी बीवी बच्चों को दे देंगे वैसे। आगे नेचर ऑफ एक्शन, ये भी ऊपर हमने कर लिया। ये वॉलंटरी है, वो इनवॉलंटरी म्हणजे कंपल्सरी है। अय ये वॉलंटरी बोले तो मेरा मर्जी से मैं शेयर बेच रहा हूं, वहां पे मेरी मर्जी से बीवी बच्चों को नहीं जा रहा है, मैं है क्या इधर नहीं, तो ये क्या है माय डियर, कंपल्सरी। इनवॉलंटरी म्हणजे कंपल्सरी है कि वो बीवी बच्चों को ही जाना है। बराबर। बोलो अभी तक के कितने पॉइंट्स माय डियर तुमने बताए। पहला कौन सा, एम था, मीनिंग था ना, उसके बाद में यही है ना शायद, वेन डन, बराबर ना। उसके बाद में नेचर ऑफ एक्शन, यम डब्ल्यू आणि एन, एम फॉर मीनिंग, उसके बाद में वेन डन, उसके बाद में नेचर ऑफ एक्शन, बराबर। मीनिंग मध्ये तुम्ही बोललो ट्रान्सफर ऑफ शेअर मतलब गिविंग अवे वन शेअर्स टू अनदर, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम वन टू अनदर बोल सकते हो, बट टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अभी ये भी कैसे होता है, एक वर्ड है क्या, ऑपरेशन ऑफ लॉ। उसके बाद में वेंडन, ये चीज कब होता है, जब मेरे को खुद से शेयर बेचना है। और यहाँ पे ये चीज कब होता है, जब मैं नहीं, जिसका शेयर से चला गया। उसके अंदर नेचर ऑफ एक्शन, ये वॉलंटरी है, मेरी मर्जी से कर रहा हूँ, इनवॉलंटरी मेरी मर्जी से नहीं, ये तो कंपल्सरी ऐसा ही होना है। ठीक है, 3 पॉइंट झाले। चला पुढे, अजून सिंपल सिंपल बघा याच्यामध्ये पॉइंट्स कोणते बनतात, बराबर। पार्टीज, कितने लोग हैं यहाँ पे, जो बेच रहा है वो, जिसको बेच रहा है वो, जो बेच रहा है वो ट्रांसफरर, जिसको बेचा वो ट्रांसफरी। सो इन ट्रांसफर ऑफ शेयर देर आर टू पार्टीज। ए वहां पे जिसका शेयर है वो है क्या, वो तो चला गया, तो पार्टी कौन सा होगा, एक ही। तो देखो देर इज ओनली वन पार्टी, और वो भी कौन होता है, नॉमिनी या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब अपने बीवी बच्चे। आगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, क्या बेटा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। अगर मैं शेयर बेच रहा हूँ ना मेरे, तो मेरे को एक डॉक्यूमेंट बना के किसको देना है, कंपनी को, तो मैं मेरे शेयर बेच रहा हूँ। यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट बना के दे सकता हूँ कंपनी को, ऊपर से भेजू उमान बना के, नहीं ना, तो ये तो कंपलसरी होने वाला है। तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर कंपनी को भेजना होता है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर कंपनी को भेजने की जरूरत जरूरत क्या, पॉसिबल ही नहीं, बराबर। चला पुढे, इनिशिएटेड बाय, इनिशिएट मतलब स्टेप कौन लेगा बेचने के लिए, यहाँ पे बेचने के लिए कौन स्टेप लेगा, ट्रांसफर जिसका शेयर है ना, जिसका शेयर है वो लेगा। ये यहाँ पे स्टेप कौन लेगा, मैं तो ऊपर हूँ, जिसका शेयर है वो तो ऊपर है, तो यहाँ पे कौन जाएगा कंपनी के पास, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो बीवी बच्चे बोलेंगे हमारा बाप चल बसा, हमारा उसका शेयर जो भी हो मेरे को दे दो। तो देखो लीगल रिप्रेझेंटेटिव्ह इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ ट्रान्समिशन, समजतंय का, बला। हाँ अजून एक बघा, हा पण पॉइंट सिंपल, कंसिडरेशन, ये पैसा कहाँ पे इन्वॉल्व होगा, मैं मेरा शेयर बेच रहा हूं, मैं शेयर दूंगा तू मेरे को पैसा दे, पैसा यहाँ पे है, यहाँ पे शेयर्स तो बाल बच्चों को जाएंगे, क्या वो मुझे पैसा भेज रहे ऊपर, पैसे का देवान घेवान किधर है, इधर है, यहाँ पे नहीं है, कंसिडरेशन इज नॉट इन्वॉल्व। कंसिडरेशन मतलब पैसे का एक्सचेंज, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। बोलो आतापर्यंत कौन सा पॉइंट तुमने डिस्कस किया, पहला क्या था रे, मीनिंग, बरोबर ना। उसके बाद में वेन डन, उसके बाद में यस हाँ नेचर, बराबर। उसके बाद पार्टीज इन्वॉल्व, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रान्सफर, त्यानंतर इनिशिएटेड बाय, आणि और कंसिडरेशन, MWN पिक PIC, बराबर। वापस एम फॉर मीनिंग, डब्ल्यू फॉर वेंडन, एन फॉर नेचर, पी फॉर पार्टीज। उसके बाद में ये आई फॉर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और इनिशिएटेड बाय और कंसिडरेशन। किती पॉइंट झाले रे, 1 2 3 4 5 6 7, बराबर। आगे भी एक सिंपल एक बताता हूँ, देखो यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी करके, ये स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट को देने का कब, जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा है और पैसे का भी एक्सचेंज है, प्रॉपर्टी जा रहा है पैसा भी आ रहा है, तो गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी टैक्स देने का, ये दो कंडीशन अब्सेंट रहेगा तो टैक्स देने की जरूरत नहीं। कहाँ पे टैक्स देना चाहिए फिर, इधर ना, स्टैम्प ड्यूटी इज पेएबल, स्टैम्प ड्यूटी इज नॉट पेएबल। यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, मैंने शेयर दिया, सामने वाले ने मुझे पैसा दिया, बराबर ना। यहाँ पे मेरा शेयर्स तो बच्चों को जाएगा, क्या बच्चे मुझे पैसा दे रहे,
नहीं, तो वहाँ पे गव्हर्नमेंट को स्टॅम्प ड्युटी देने की जरूरत नाही. दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसफर आणि ट्रांसमिशन. किती डिस्टिंग्विश रिवाइज केले आपण? टोटल 6. और तुम्हारे पास ऐसे बचेंगे शायद और 6-7 बचेंगे. तो ये अपन अगले पार्ट में रिवाइज करेंगे. ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे और जब भी आप रिवाइज करोगे इन फ्यूचर तो ये बाजू में प्ले करके एक बार देख के आप अपना यही नोट्स के साथ रिवाइज करोगे. ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टेलीग्राम का हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं. यू कैन मेक इट अवेलेबल फ्रॉम देयर. ठीक है. तो मिलेंगे हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ. तब तक के लिए जय हिंद. किती मिनिटं प्रवचन दिले माहिती आहे का? 45.